अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हम लोगों ने फेडरल बोर्ड 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 करनी है बिकॉज़ लास्ट वीडियो में हमने इसकी 1.2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। सो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें कहा गया है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। कासिम एक लड़का है जिसके चेकिंग अकाउंट में कहते हैं कि चेकिंग अकाउंट जिस तरह आपका जो चेक वगैरह होता है आप उससे पैसे निकलवाते हैं तो उस तरह चेकिंग अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं। तो उसका एक अकाउंट टाइप बनी अकाउंट्स है जिसमें चेकिंग नेम है। चेकिंग अकाउंट उसका बना हुआ है और कासिम ने जो है लास्ट टाइम जब अपने बैंक से पैसे निकाले थे तो उसके अकाउंट में पीछे जो है ना 1,75,000 थे। सो ही wrote one check from for ₹45,790 और अनदर ₹1,12,921। तो कासिम ने जो है इसके बाद दो चेक जो हैं और निकलवाए। एक चेक में उसने क्या किया 45,790 निकलवाए और दूसरे चेक में उसने 1,12,921 जो है वो उसने निकलवाए। अब पूछा ये गया है कि व्हाट इज़ द करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस अब जो है उसने दो चेक और निकाले, ठीक है। 1,75,000 में से उसने ये दो अमाउंट्स और निकलवा ली। अब जो है कासिम का करंट अकाउंट जो है उसका बैलेंस कितना रह गया होगा, मतलब कि कासिम के अकाउंट में अब कितने पैसे जो हैं वो बाकी रह गए होंगे। सो हमने जस्ट इस क्वेश्चन में यही चीज़ जो है ना वो बतानी है कि अब कासिम के अकाउंट में कितने पैसे बच गए होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कासिम के बैंक में सबसे पहले कितने पैसे हैं। पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कासिम के बैंक में उसका इनिशियल अकाउंट में कितना जो है वो पेमेंट थी 1,75,000। इसको हम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपने भी इसी तरह जो है आपके पास अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपने इसको लिख लेना है। ये आ जाता है इसका कासिम का इनिशियल बैलेंस, ठीक है। वो कितना था हमारे पास 1,75,000, ठीक है। इसी तरह जो है मैं नेक्स्ट लिख लूँगी कि उसने जो फर्स्ट चेक निकलवाया, उसका जो फर्स्ट चेक था उसमें कितना उसने पेमेंट निकलवाई। वन चेक अमाउंट वो कितनी थी कासिम ने निकलवाई थी जो, वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 45,790। ये कासिम ने पहली दफ़ा निकलवाई। इसके बाद जो उसका सेकंड चेक अमाउंट थी वो कितनी थी, अब हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं कि वो 1,12,000 वो बता देते हैं हम यहाँ पे। सो ये हमारे पास आ गया जो हमें गिवन डेटा दिया गया था। सो अभी तक हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिख लिया। अब हम बताते हैं कि जो कासिम ने जो टोटल अमाउंट्स थी ऑफ चेक्स की वो अब हम लेंगे इस तरह से, ठीक है। जो टोटल अमाउंट्स दोनों चेक्स की थी, एक दफ़ा जो अमाउंट निकलवाई कासिम ने, ठीक है, उसके बाद जो कासिम ने ये दूसरी अमाउंट निकलवाई। सो हम क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट है अमाउंट ऑफ चेक की यहाँ पे वो ले लेते हैं। क्या है हमारे पास 45,790। अब इस वैल्यू को हमने प्लस किससे करना है, जो उसने दूसरा चेक निकलवाया था उस वैल्यू से। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सो कितना है हमारे पास 45,790, इसको करना है प्लस जो हमें अनदर अमाउंट दी गई है उससे। ये आ गया है मेरे पास यहाँ पे डाल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या अमाउंट आ रही है, आप लोगों का आई होप अच्छे से शायद
ना यहाँ पे शो हो, लेकिन जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आपने अपने पास साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। 1,58,700 एंड हमारे पास की क्या अमाउंट आई है 11। अब इस अमाउंट को जो आपके पास आई है इसको आपने जो कासिम का इनिशियल बैलेंस है, ठीक है, जो उसका बताया गया यहाँ पे कासिम का जो करंट अकाउंट था उसमें जो बैलेंस था 1,75,000, इससे क्या करना है आपने माइनस कर लेना है 1,75,000 से मैं इसको क्या करूँगी माइनस करूँगी इस वैल्यू को। वैल्यूज़ को आप जब भी कैलकुलेट करो तो उनको आपने अच्छे से देख के करना है कि कोई चीज़ आपसे उनमें मिस ना हो जाए। तो इसको माइनस करने के बाद जो मेरे पास आ रही है वैल्यू वो है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 16,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि हमारे पास इसका जो ये एक्चुअली में इसका क्या है आंसर है, ठीक है, 16,289। सो जो कासिम का हमारे पास बैलेंस आया है वो हमारे पास क्या आया है 16,289। तो हमें यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट इज़ द करंट बैलेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ठीक है, और ये आप बता सकते हो कि कासिम का जो करंट बैलेंस था उसको आपने माइनस किया और आपके पास जो है वो अमाउंट आई है वो जो है वो उसका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंपल जो डिफ़ाइन की है चीज़ वो ये थी कि कासिम ने बैंक अकाउंट में से 2 दफ़ा जो है वो चेक्स निकलवाए हैं और 2 दफ़ा चेक निकलवाने के बाद हमें ये बोला गया कि उसमें जो अमाउंट थी वो टोटल कितनी थी। सो हमने उन टोटल अमाउंट्स को 2 दफ़ा जो चेक्स निकलवाए थे पहले उनको हमने प्लस किया एंड देन उसका जो करंट बैलेंस था ये वाला फर्स्ट में जो हमें दिया गया था उसको, और इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो आया उसको हमने माइनस कर दिया आपस में। तो माइनस करने के बाद जो आता है वो एक्चुअली में इसका आंसर था हमारे पास। हम पहले चल के एंड में इसका आंसर देख लेते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो निकाला है। जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारे पास 16289 जो है वो इसका आंसर आया। इट्स मीन कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा जा रहा है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर। लास्ट वीक वाजिद ने जो है वो गाड़ी से ड्रॉव मीन के उसने लास्ट वीक चलाई, पास्ट की बात हो रही है तो उसमें ड्रॉव हमारी फॉर्म लगी है। तो लास्ट वीक वाजिद ने गाड़ी चलाई और जो है उसने कितने किलोमीटर चलाई वो हमें एक बताया गया है। इसके बाद हमें ये बताया है कि उसने 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल, वाजिद ने 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई और जिसमें उसका जो पेट्रोल है जो पेट्रोल लगा है वो 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल जो उसका खर्च हुआ है। तो ही से वाजिद जो है वो कहता है कि दैट ही एवरेज अबाउट, जो वाजिद जो एवरेज बताता है उसके मतलब 1.75 जो है ना इसमें लीटर जो है ना पेट्रोल लगा है, ठीक है। 1.75 किलोमीटर लीटर के हिसाब से पेट्रोल लगा है वाजिद ने जो बताई है। तो हमने ये इसमें से देखना है कि इन हिज आंसर जो वाजिद ने बात हमें बताई है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि वो जो वाजिद कह रहा है क्या उस हिसाब से वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि वाजिद ने गाड़ी चलाई 283.4 किलोमीटर उसने फ़ासला तय किया और उसने कितना पेट्रोल टोटल खर्च किया 16.2 लीटर उसने टोटल पेट्रोल खर्च किया। और उसके मुताबिक कि मैंने जो है हर किलोमीटर में 1.75 किलोमीटर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खर्च किया है। तो अब हमने इसमें से ये बताना है, तो इसकी छोटी जो स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। सो टोटल डिस्टेंस और ट्रैवल बाय वाजिद ने कितना बताया हमें 283.4 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे वो सबसे पहले लिख लिया है। सेकंड नंबर पे उसने हमें जो बताया है कि उसने कितना लीटर पेट्रोल खर्च किया 16.2 लीटर्स पेट्रोल उसने बताया, नंबर ऑफ़ लीटर पेट्रोल 16.2 लीटर्स उसने जो खर्च किया। और वाजिद कहता है कि 1.75 किलोमीटर लीटर के हिसाब से जो है उसने गाड़ी चलाई है। तो अब जो है हमने ये बताना है कि
क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो होता है कि इसमें हम जो लगाएंगे, वाजिद ने जब हमें कहा कि मैंने 283.4 किलोमीटर जो है ना मैंने सफ़र तय किया है, उसको हम डिवाइड करेंगे अब उसके नंबर ऑफ़ जो है ना लीटर्स पेट्रोल पे जो उसने 16.2 लीटर हमें बताया है। तो सिंपल हम पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल एवरेज क्या है, हम पहले वो लिखेंगे। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, नंबर ऑफ लीटर पेट्रोल पे। सही है। सिंपल इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सही है, आपने भी इसको कैलकुलेट ही करना है। दो वैल्यू को 283.4 इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, 16.2 पे। ठीक है, डिवाइड करना है 16.2 पे। सही हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 17.4। ठीक है, मतलब 17 आपके पास एग्जैक्ट लाजमी आना चाहिए। जो हमारे पास आया है वैल्यू वो है 17। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पॉइंट्स के बाद कोई भी वैल्यू आती है, वो आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट से पहले जो वैल्यू आई है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 17.4 एंड कुछ और भी वैल्यूज़ हैं। तो आगे जो वैल्यूज़ आती हैं उनको आप बेशक ना लिखो, इतना भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है एक्चुअल वाजिद का जो है वो किलोमीटर लीटर है। अब आप ये चीज़ देखें, जो वाजिद ने बताया, वाजिद ने कहा कि मैंने 1.75 किलोमीटर लीटर के हिसाब से मैं गया हूँ, लेकिन वाजिद के ने कहा और जो उसकी जो हमने निकाली है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और एंड में हम जो है एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, जैसे उन्होंने हमें बोला था कि आपने बताना है, एक्सप्लेन भी हमें साथ बोला गया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि आपने साथ एक्सप्लेन भी करना है। तो आप एंड में एक छोटी सी जो है इसकी लिख सकते हो कि नो हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। तो इसका आंसर जो है हम एंड में चेक कर लेते हैं जाकर। अगर हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें तो वो भी हमें यही कहा गया है कि नो। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके नो हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें बोला गया है कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। सो हाउ मच डिड ही फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। सलमा एक लड़की जिसने 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, मतलब कि हम कहते हैं जिसको अपनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि मीटर, या हम जब अपने बाज़ारों से ख़रीदते हैं तो यार्ड एक होता है जिसको हम कह सकते हैं फीता। ठीक है, जिससे दुकानदार हमको वो नाप कर देता है कपड़ा। जब दुकानदार हमें फीते से कपड़ा नाप कर देता है तो बताया है कि सलमा ने जो कपड़ा लिया वो 3.2 मीटर लिया, मतलब मीटर तो नहीं लिखा बट 3.2 यार्ड लिया, मतलब मीटर ही हो गया समझे। ठीक है, उसके फीते के हिसाब से। तो अब हमें बताना ये है कि और सारे जो उसने 3.2 यार्ड कपड़ा लिया है। ठीक है, यार्ड किसे कहते हैं, जो उसके पास फीता होता है जिससे वो नाप के कपड़ा देता है। लेकिन हम उस यार्ड को अपनी ज़ुबान में मीटर कहते हैं। ठीक है, तो 3.2 मीटर उसने कपड़ा लिया और उस कपड़े की कीमत थी टोटल 135.2। हमने बताना ये है कि हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अब उसने 3.2 यार्ड लिया। अब इसमें से अगर हम कहें कि 1 यार्ड कितने का होगा और 2 यार्ड कितने का होगा, तो यही पूछा गया है कि उसने हर एक यार्ड की, मतलब एक यार्ड की कितनी कीमत दी। तो सिंपल है, मैंने स्टेटमेंट जो है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो मैंने यहाँ पे अपने पास राइट कर लिया है। टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक वो हमारे पास कितनी है, टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक 3.2 यार्ड, 3.2
ठीक है। सबसे पहले आपने अपने पास इस तरह लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक। दूसरे नंबर पे आपको स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, टोटल प्राइस दी गई है, तो इसकी आप टोटल प्राइस लिख लो अपने पास 39.139.2, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जो है अब ये चीज़ खुद बतानी है कि पर यार्ड की कॉस्ट कितनी लगी है। सिंपल, जब आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाए और पूछा जाए कि आपको ये चीज़ कितने में मिली है, जैसे हम बचपन से एक चीज़ करते आ रहे हैं कि हमारे पास 4 सेब है, उसको हमने 2 लोगों पे डिवाइड करना है, तो हम 4 को 2 पे जिस तरह डिवाइड करते हैं, सिंपल इसी तरह जो है हमने 139 को डिवाइड करना है 3.2 पे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कर लेते हैं। कितना है टोटल प्राइस ऑफ यार्ड कितनी है, 139.2। इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, 3.2 पे। सो 3.2 अगर इस पे डिवाइड करें तो 43.5 आ रहा है। आई होप आपको इस पे शो हुआ हो। तो मेरे पास कितना आया है इसका 43 ठीक है 43.5। सिंपल, ये जो है वो मेरी इसकी कॉस्ट आई। और ये मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे मैं आपको साइड पे बता देती हूँ। 139.2 को मैंने डिवाइड किया है 3.2 से। सो जो मेरे पास अमाउंट आई है वो क्या है 43.5, जो मेरा इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस आंसर को भी हम पहले जाके एंड में चेक कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो हम सोल्व करते हैं, हमारा आया था आंसर 43.5। और यहाँ पे भी अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें सो हमें भी यहाँ पे 43.5 दिया गया है। सो इट्स मीन कि हमारा इसका भी आंसर जो है वो ठीक आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4, उसमें हमें बोला गया है कि मोमना, एक लड़की के बारे में बोला गया है जो वॉक्स 3.5 किलोमीटर, ठीक है। इसमें स्पीड बताई गई है कि मोमना जो है वो 3.5 किलोमीटर स्पीड्स की जो है वो वॉक करती है, दौड़ती है। शी टुक 12 हॉर वॉक, मतलब कि वो 12 घंटे दौड़ती रही। मोमना जो है 12 घंटे दौड़ती रही, ठीक है। और उसकी जो स्पीड थी वो 3.5 जो थी उसकी स्पीड थी। सो हमने बताना है कि हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो जो है वो कितना उसने उसकी स्पीड जो थी हमें 3.5 बताई, ठीक है, किलोमीटर पर हॉर। और इतना जो है वो 12 घंटे वो दौड़ती रही। अब बताना ये है कि वो अब टोटल कितना दूर तक उसने सफ़र तय किया। तो इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें जो हमें दिया गया था वो मैंने यहाँ पे अपने पास राइट डाउन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मोमना वॉक स्पीड कितनी थी हमारे पास 3.5 थी, ठीक है। 3.5 किलो हॉर के हिसाब से मोमना गई 3.5। तो उसको मैंने इस साइड पे रख लिया है। तो उसकी स्पीड कितनी थी मोमना की 3.5 किलोमीटर पर हॉर उसकी स्पीड थी। और उसने जो टोटल वॉकिंग, मतलब टोटल वो कितना घंटे जो है वो मोमना दौड़ी, वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं जी 12 हॉर, वो बता दिया हमने, सही है। अब तीसरे नंबर पे हमें पूछा गया है कि मोमना कितने दूर तक गई होगी। तो जो उसका डिस्टेंस था वो हमने क्या करना है, इसमें डिफाइन करना है। तो जब आपको स्पीड वगैरह का बोला हो और डिस्टेंस का आपको बोला हो, तो डिस्टेंस का जब आप फार्मूला लगाते हैं और उसमें हमारे पास लगता है टाइम मल्टीप्लाई, मतलब स्पीड हम करते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी लगाएंगे। बिल्कुल, डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। डिस्टेंस वॉक कितना है मोमना का, टाइम, इसको पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। हम पहले ये कर लिख लिया मैंने। अब जो है टाइम में हमें जो है वो कितना दिया गया था 12 हॉर, मतलब कि वो इतने घंटे दौड़ी थी। सो 12 को हमने, आप साथ इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 हॉर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। स्पीड मतलब कितनी थी 3.5 थी, 3.5 थी उसकी किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से। तो इसको जो है हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 को 3.5 से, तो मेरे पास आ रहा है 42। सो इसका जो मोमना की टोटल उसने जो डिस्टेंस तय किया मोमना ने वो 42 किलोमीटर था, ठीक है। कितना था 42 किलोमीटर था। सो हमसे जो क्वेश्चन में
पूछी गई चीज़ कि मोमना ने जो है वो मोमना 3.5 एक घंटे में मोमना 3.5 किलोमीटर के हिसाब से उसकी स्पीड है मोमना की, और 12 घंटे मोमना दौड़ती रही है, तो टोटल उसका स्पीड कितना हो गया, मतलब 12 घंटे में वो कितना दौड़ी होगी। तो हमने बताया कि वो 12 घंटों में 42 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ी है। सो अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है, उसमें बोला गया हमें, आई होप आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर क्लियर होगा, मैं इसको थोड़ा और करीब कर लेती हूँ ताकि इसको हम अच्छे से समझ लें। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो 7 दिनों के ट्रिप के लिए गया। हाइकिंग क्लब क्या होता है, जो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, मतलब जो ऊंचाई के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों वगैरह के ऊपर लोग जाते हैं, उसको हाइकिंग क्लब कहते हैं। तो 7 दिनों के ट्रिप के लिए एक हाइकिंग क्लब गया, मतलब कुछ लोग 7 दिनों के ट्रिप के लिए गए। जैसे अभी मैंने बताया, हाइकिंग क्लब के लिए मतलब हाइकिंग करने के लिए गए, जो जैसे पहाड़ वगैरह के ऊपर लोग जाते हैं। सो ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5, तो हर दिन वो लोग जो थे वो 5.5 एंड 7.5 माइल्स, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बताया हमें, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो हर दिन 5.5 से 7.5 माइल्स तक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे। 7 दिनों के लिए गए और एक दिन में वो 5.5 से 7.5 माइल्स तक वो चढ़ते थे। तो इट इज़ दी रीज़नेबल टू एज्यूम, क्या ये रीज़नेबल टू एज्यूम है दैट क्लबिंग दी डेज दी क्लब हाइकिंग। सो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD में से हमने बताना है कि आंसर निकाल के कि इनमें से कितना ठीक है कि जो एक दिन का अगर वो 5.5 से 7.5 माइल्स तक जाते हैं तो 7 दिनों में वो कितना सफ़र तय करेंगे। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ बतानी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें वगैरह दी थी वो यहाँ पे मैंने अपने पास राइट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अब जो है वो हम इनको सोल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप देखें, हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें हमें सबसे पहले कितने डेज़ दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने दिन दिए गए हैं, ठीक है, ट्रिप के लिए। सो ट्रिप के लिए हमें 7 डेज़ दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिप डेज़ कितने होंगे हमारे पास, 7 होंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब दूसरे नंबर पे हमें जो है वो देखना है कि मिनिमम कम से कम डिस्टेंस जो है वो कितना तय करते थे। वो जो है हमें बोला गया कि कम से कम वो 5.5 से लेकर 7.5 तक, मतलब कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इतना, मतलब कि इन दोनों के दरमियान या इन दोनों जितना, मतलब इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, कम वाला 5.5 माइल्स, ठीक है। तो 5.5 माइल मतलब कि माइल्स तक वो जाते थे। इसके बाद जो है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था एक दिन का। अभी ये डिस्टेंस जो उन्होंने हमें दिया है ये एक दिन का उन्होंने हमें दिया और हमने 7 दिनों का निकाल के बताना है। तो मैक्सिमम कितना है 7.5 माइल तक वो जाते थे। अब जो है हमने इसमें से ये एक चीज़ निकालनी है कि मिनिमम डिस्टेंस जो हमें दिया है 5.5, अगर इसको हम 7 दिनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को, तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 डेज़ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 होता है, 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 7 आ जाता है, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया होता है कि 1 अगर एक दिन हो, एक दिन में अगर हम 1 माइल वो सफ़र तय करते तो उसको हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास आ जाती वैल्यू 7 माइल्स, ठीक है। इसी तरह हमें जो भी वैल्यू, आपको कोई भी वैल्यू दी जाए उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, उसके टोटल डेज से, तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम डेज ऑफ जो है ना कितने थे, 1 था, मिनिमम डेज 1 था। 7.5 अगर 5.5 को अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 5.5 को मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 7 डेज से, ठीक है जी। 5.5 को मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ 7 डेज से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 38.5 माइल्स। इट्स मीन के वो जाते थे कम से कम 38.5 माइल वो जाते थे। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम भी हमें दूसरी वैल्यू मैक्सिमम भी दी हुई है, तो मैक्सिमम हमने करना है। इसी तरह मैक्सिमम को करेंगे हम, मतलब 7.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 डेज से, जो आएगा वो हम आगे लिखते हैं
सो 7.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम कितने डेज से, 7 डेज से, तो हमारे पास आ रहा है 52.5 माइल, ठीक है, 52.5 माइल आया हमारे पास। अब जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं 38 और 52 माइल, अब हमने अपने आंसर में जाकर चेक कर लेना है, ठीक है, जो आपको आंसर दिया गया है इसमें हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया गया ABCD में से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो हमारा ठीक है। तो आप अगर जो है हम उससे जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखें हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें हमें बोला गया कि हमारे पास क्या आया 38.5, हमारे पास क्या आया है इसकी वैल्यूज़ का आंसर 38.5 और 52.5। तो फर्स्ट में चेक कर लेते हैं क्या आएगी, लेस देन 35 माइल्स, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर में बोला गया है कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स के जो है आंसर जो आएगा आपके पास वो 35 और 55 माइल्स के दरमियान होना चाहिए। अगर हम अपना आंसर भी देखें 38 और 52, तो 38 और 52 दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बी जो आपका है आंसर इसके अंदर आती हैं, मतलब 35 के बाद जो है 38 भी इसी के अंदर आ जाती है, ये तो करेक्ट हो गया। और दूसरे नंबर क्या है 52, अगर हम देखें तो 55 दिया गया है तो मतलब 52 भी इसके बीच में आता है, तो इट्स मीन के हमारे पास जो इसका फिफ्थ आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, बी वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट है। इसी तरह जो है हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें बोला गया है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स, ठीक है, एट रुपीज़ 1.83 ईच। एक क्लास पार्टी जिसमें स्टूडेंट्स के लिए जो है ना 42 बलून्स जो हैं वो ख़रीदे गए और हर एक बलून की कीमत जो है 1.83% थी, मतलब 1.83 थी। सो हमने बताना क्या है, व्हाट इज़ दी टोटल अमाउंट दी स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर दी बलून। तो स्टूडेंट काउंसिल पेड उन्होंने कितनी रकम अदा की इन 42 बलून्स के लिए, क्योंकि एक बलून अगर 1.85 का है तो टोटल बलून्स कितने होंगे हमने इसमें वो बताना है जस्ट। सो इसमें जो चीज़ें थी जो हमने बतानी थी, और सबसे पहले नंबर ऑफ़ बलून्स कितने हैं हमारे पास 42 हैं, मैं यहाँ पे ले लूँगी नंबर ऑफ़ बलून्स 42, सही है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास एक बलून की प्राइस कितनी है, हाँ ठीक है, उसको हम प्राइस को हमेशा किस में लिखते हैं, रुपीज़ में लिखते हैं, तो वो क्या है 1.85, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अब हमने बताना है कि टोटल प्राइस ऑफ बलून्स की टोटल प्राइस कितनी थी। तो जब भी किसी चीज़ की प्राइस वगैरह मालूम करनी हो या हमने किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 पेन है और या हमने किसी चीज़ को बारे में ये कहना हो कि जैसे कि 2 पेन हमारे पास अगर 100 रुपीज़ के आए हैं, तो हमने ये बताना है कि हमारे अगर 2 पेन 100 रुपीज़ के हैं तो एक पेन हमारा टोटल कितने का आया होगा। तो इसकी कीमत बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 पेन है उसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय हम उसको कर देंगे उसके से 50 के साथ, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम इधर भी यही करेंगे, नंबर्स कितने थे 42 थे, तो 42 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, 42 को मल्टीप्लाई हम किससे करवाएंगे 1.85 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आंसर भी रुपीज़ में आएगा, कितना है 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो अगर मैं इसको देखूँ आंसर तो मेरे पास 77.7 आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन के उन्होंने 77.7 रुपीज़ के तमाम बलून्स हैं वो 42 ख़रीदे हैं। एक बलून 1.85 का और 42 बलून्स उन्होंने कितने के ख़रीदे हैं 77.7 के। अब जो है हम अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का ग्रुप था जिसने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। रेक्टेंगुलर बैनर मीन के एक लंबाई में कुछ इस तरह का, रेक्टेंगुलर कहते हैं लंबाई वगैरह को, ठीक है, जिसमें लंबाई ज़्यादा हो। उसने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिन्होंने 4 यार्ड लंबा जो है रेक्टेंगुलर बैनर बनाया, ठीक है, या बनवाया उन्होंने। इसके बाद जो है दे पेड, उन्होंने जो उसकी रकम अदा की, दे पेड पर यार्ड, उन्होंने
उन्होंने 4 यार्ड लंबा उन्होंने बैनर बनवाया, ठीक है, लेकिन 4 यार्ड लंबा था, पर उसमें से 1 यार्ड की अगर हम बात करें तो वो 3.75 रुपीज़ का उन्होंने बनवाया है। सो फॉर दी फैब्रिक, तो उसका जो कपड़ा लगा, ठीक है, कितना 3.5 पर यार्ड का उन्होंने उस पर कपड़ा लगवाया। इसके बाद एंड ₹9 फॉर दी फर्म टू गो अराउंड दी बैनर, तो इस बैनर के जो कॉर्नर्स होते हैं ये सारे, इसको उन्होंने अच्छे तरीके से फिक्स करवाने के लिए इसके ₹9 और अदा किए, ठीक है। अब हमने इसमें करना है कि 10 यार्ड पैरामीटर। अब इसको मैं आपको बताती हूँ, पहले हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट वाज दी विड्थ ऑफ दी बैनर। अच्छा, विड्थ ऑफ बैनर इसको हम कहते हैं, ठीक है, सही है, ये हमारे पास विड्थ ऑफ बैनर आ गई है जो हमसे पूछा गया है। और पैरामीटर क्या चीज़ होती है? पैरामीटर ये चीज़ होती है कि आप यहाँ से लेकर एक 4 यार्ड कपड़े को यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये चारों साइडों से आप उसको काउंट करें, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से यहाँ तक, चारों तरफ से उसको आप देखें, ठीक है, उसको आप देखें वो कितना लंबा है, ठीक है। वो उन्होंने बताया है कि वो 10 यार्ड है, ठीक है, ये भी चीज़ हमें बता दी। अब उन्होंने बोला है कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो ये वाली चीज़ है, ये साइड वाली, ये कितनी है, ठीक है। सो 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है, मतलब कि लंबा था, 4 यार्ड था, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा कितना है, 4 यार्ड है, ठीक है। ये चीज़ ऊपर वाली 4 यार्ड है, लेकिन हमें साइडों वाली चीज़ नहीं मालूम, इसलिए हमने ये भी देखना है इसमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सारा नाप के इनको बताना है कि, मतलब सोल्व करके बताना है कि टोटल विड्थ कितनी है उसकी, ये वाली जो चीज़ है वो कितनी है। तो ये बहुत ईजी है। इसके लिए पैरामीटर जो है, हमें जो चीज़ पैरामीटर दी गई है उसका जो फार्मूला है, ठीक है, पैरामीटर का फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है। फार्मूला आप ऐसे ही तैयार कर लो, ठीक है। पैरामीटर पी से मुराद है हमारे पास जो उसका पैरामीटर हमें दिया गया, ठीक है। P = 2 ब्रैकेट 4 × W। अभी आपको मैं इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट बता दूं तो वो फिर काफ़ी लंबी, सॉरी प्लस आता है इसमें, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस W, तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। बट ये सिंपल फार्मूला है, उसका फ़ायदा भी नहीं कोई, बस ये फार्मूला है, ये आप तैयार कर लो जो इसमें अभी लगाएंगे हम। तो लेंथ ऑफ बैनर कितनी है हमारे पास, 4 यार्ड, ठीक है, हम लिख लेते हैं जी 4 यार्ड है हमारे पास। इसके बाद पैरामीटर ऑफ बैनर कितनी है जी, 10 यार्ड पैरामीटर है, ये आ गया जी 10 यार्ड पैरामीटर। इसके बाद विड्थ ऑफ बैनर जो हमने बतानी है हम वो ले लेते हैं, सही हो गया। अब जो है हम इसमें फार्मूला ये वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पैरामीटर भी है, ये एज इट इज़ लगेगा, 4 भी एज इट इज़ लगेगा, और विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो इसमें हम अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सिंपल, सबसे पहले क्या है पैरामीटर, तो पैरामीटर की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 10 दी गई है, तो सिंपल पहले 10 लगाओ, ठीक है। इसके बाद आप सिंपल इक्वल 2 एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूले वाला, ब्रैकेट लगाओ, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा फार्मूले वाला, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो W था वो हमने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू नहीं है तो वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 हमें जो यार्ड दिया गया था हमने वो लगाया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है हमारे पास, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बट आप इसको L समझ लो, ठीक है। ये हमारा होता है L + W, ठीक है, L + W ये हमारे पास होता है। तो L क्या है, 4 यार्ड है, तो उसकी जगह 4 यार्ड लगाया, प्लस W हमने जो है वो फाइंड करना है, तो मैंने वो लगा दिया। अब सिंपल 10 अपनी जगह अभी तक तो एज इट इज़ रहेगा, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू से, तो 8 2 को 4 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, प्लस का साइन एज इट इज़ 2 को W से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2W। अब यहाँ पे आप देखें कि 8 जो है इनसे प्लस हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो इक्वल के हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 के साथ माइनस हो जाएगा 10 - 8, ठीक हो गया। और इक्वल अपनी जगह पे, और जो 2W था वो भी अपनी जगह पे, माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, और ये जो यहाँ पे 2 है ये 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2W इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन कि हम इसको इक्वल किस तरफ लाएंगे,
इस 2 के पास लाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसको तब लेके डिवाइड करती हूँ, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इट्स मीन के ये वाला जो 2 है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इक्वल के दूसरी तरफ लेके आई हूँ, तो वो क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास W की और पीछे बचेगा क्या जस्ट 1 बचेगा। तो W इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा किसके 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन के उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर आ जाएगी। सही हो गया। अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमें पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर ₹20 लाख। एक शू फैक्ट्री बनी, ठीक है, एक नई कंपनी बनी जूते बनाने की, जिसपे उनकी जो कीमत लगी है वो 20 लाख लगी है। ऑफ विच 3.5 इज द कैपिटल। अब 3.5 जो है वो उन्होंने खुद से रकम लगाई है, ठीक है, उन्होंने जो खुद से लगाई 20 लाख लगी टोटल रकम, 3.5 उन्होंने जो खुद से बाय 5 जो खुद से लगाई, और एंड रेस्ट इज़ दी डेबिट। और जो उन्होंने बाकी के जो पैसे थे उन्होंने उधार लिए, मतलब कि बाय वाली कंपनी या और लोगों से, जिससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिए। ठीक है, फाइन हमने बताना है कि द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डेबिट। अब हमने बताना है कि 3/5 कैपिटल कितनी अमाउंट थी और डेबिट जिन्होंने खरीदी जो उन्होंने लोन लिया जिसको हम कह सकते हैं वो कितनी अमाउंट थी। ठीक है, इसके बाद हमने जो है ना एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट, इसको हम जो है ना आगे सोल्व करते हैं। तो आपके पास सिंपल ये बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन था आपका। शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट कितनी थी आपकी उनकी रुपीज़ जिन्होंने लगाए थे कितने थे वो 20 लाख, मतलब कि उन्होंने 20 लाख रुपए उन्होंने लगाए उसमें। ठीक है, वो मैंने 20 लाख रुपए यहाँ पे फर्स्ट में ले लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है कैपिटल दिया उन्होंने हमें, जो उन्होंने खुद से लगाया 3/5, तो कैपिटल मैंने लिया 3/5। अब इस कैपिटल को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस 20 लाख से। तो ये मैंने कैपिटल मल्टीप्लाई ऐसे, मतलब कि हमारा जो 20 लाख रुपए है, मतलब कि 3/5 मल्टीप्लाई 20 लाख। ठीक है, सो अब इसको हम जो है आपस में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3/5 तो हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है 20 लाख से, 20 लाख से। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 12 लाख आ रहा है, मतलब कि जो उन्होंने कैपिटल जो खुद से लगाया वो कितना था 12 लाख था। आप इसको साथ लिख लें। ठीक है, आप इसको साथ लिख लें और बता दें कि जो उन्होंने खुद से कीमत लगाई वो उनकी 12 लाख थी। अब उन्होंने कहा है कि अब 12 लाख तो उन्होंने खुद से लगाई, बाकी जो उन्होंने डेबिट लिया था क्वेश्चन में हमें बोला गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये तो हमने निकाल लिया। जो डेबिट था वो कितना था, जो उन्होंने लोन वगैरह लिया वो कितना था। अब आप सिंपल इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर 20 लाख लगे हैं तो 12 लाख उन्होंने खुद लगाए हैं, तो पीछे कितने बचे हैं 8 लाख बचे हैं। तो वो जो 8 लाख थे वो उन्होंने खुद से लगाए हैं। ठीक है, या आप इस तरह कर सकते हो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया गया है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। इसको हम सोल्व करते हैं, क्या हमें दिया गया है यहाँ पे, हम सोल्व करते हैं इसको जी। एक सेकेंड, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखें कि हमारे पास इसका कैपिटल क्या आया है 12 लाख आए हैं हमारे पास जी, और प्लस जो डेबिट है वो हमें नहीं पता इस वक्त, और जो इसका एसेट था वो कितना था 20 लाख, ये हमने निकालना है। अब ये वाली अमाउंट जो है यहाँ पे इससे साइन किया प्लस का एसेट लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जो है आप इस अमाउंट को जब इसके साथ माइनस करवाएंगे तो आपके पास इस साइड क्या आ जाएगा, ये आपको क्या है जी ये आपकी डेबिट वाली अमाउंट है। ठीक है, जो आपने बतानी है, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपका 8 लाख आ जाएंगे। ठीक है, जो उसकी जो बाकी अमाउंट थी वो आ जाएगी। सो 8 लाख जो है उसका क्या आ जाता है उनके पास, उनका डेबिट आ जाता है। इस तरह हमने इसका कैपिटल भी निकाल लिया है और इसका जो डेबिट अमाउंट थी जो हमें क्वेश्चन में बोली गई थी कि व्हाट इज़ दी फाइंड दी अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। सो इस तरह जो है हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है
इसको देखते हैं। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट जो बोला गया है कि ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो है बताया गया कि पिछले जो है ना लास्ट पास्ट में 100 ईयर्स पहले जो टेम्परेचर कम टेम्परेचर जो है पिछले 100 सालों में देखा गया -89.2 सेल्सियस एज पोस्ट। एंड किस में हमें बताया गया है जी, ये टेम्परेचर एक्चुअली में उन्होंने मतलब कि कहाँ पे उन्होंने देखा, मतलब कि कहाँ पे उन्होंने किया टेम्परेचर का, उनको पता चला कि वो वेस्टॉक और एंटार्क्टिका में ऑन जुलाई 21, 1983 में, ठीक है, उन्होंने लोएस्ट जो है वहाँ का टेम्परेचर था -89.2 सेल्सियस। अच्छा, इसके बाद जो है कन्वर्ट हमने करना है इसको, ये जो हमें दिया है दिस टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। ये हमें जो है ना एफ़ का फार्मूला दिया गया, ये फ़ारेनहाइट का है और ये केल्विन का है। ये बहुत सिंपल है, इसको हमने जस्ट इस वैल्यू को पहले हमने फ़ारेनहाइट में डाल के, मतलब कि यहाँ पे हमें सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को डालेंगे एंड देन इसी वैल्यू को जो है हम जो है सी वाली को केल्विन के फार्मूले में जहाँ पे सी है हम वहाँ पे भी डालेंगे। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो हमें दिया गया था हमने वो लिख लिया यहाँ पे। अब फ़ारेनहाइट का यहाँ पे मेरे पास फार्मूला है तो मैं इसमें वैल्यूज़ लगाऊंगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपना पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो हम यहाँ से इसका हटा लेते हैं फार्मूले में से कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 9/5, ठीक है, सी है तो सी की जगह उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी है, हम यहाँ पे वो लगाएंगे -89.2, ठीक है जी, और इसके बाद +32। ओके, अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। पहले हमने क्या करना है 9/5 को मल्टीप्लाई कराना है 89 + 2 से, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो इसका आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इस हिसाब से जब मेरे पास इसका आंसर आएगा तो -160.56 आ रहा है, ठीक है, और ये जो +32 है ये साथ एज इट इज। अब हम नेक्स्ट इस +32 को साथ कर लेते हैं, प्लस माइनस जो आंसर है वो हमारा माइनस में आएगा, सो -128.56। तो ये आपका आ गया जी हमारा फ़ारेनहाइट का आंसर, ठीक है। पहले तो अब इसी को जो है हम केल्विन में, दूसरा जो हमें फार्मूला दिया गया है केल्विन का, हमें कहा गया कि आपने फ़ारेनहाइट में डालना और केल्विन में डालना है, इसमें डाल देते हैं इन्हीं वैल्यूज़ को हम। सो ऐसे ही आप लिख लो अपने पास। सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई, क्योंकि सी पहले है तो अब हम वो वैल्यू पहले लिखेंगे, -89.2 + 273, ठीक है जी। तो इन दोनों वैल्यू को अगर हम अपने पास प्लस माइनस करें, क्योंकि साइन क्या है हमारे पास प्लस का, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे साथ माइनस का साइन है तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 183.8, ठीक है। तो ये आपके इसका आ गया केल्विन का आ गया और ये आपके इसके फ़ारेनहाइट का आंसर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम जो है देखते हैं। अच्छा, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहा गया है कि अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, ठीक है जी। कंपनी है वो जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि उन्होंने लो क्वालिटी जो है वो काम किया, ठीक है। सो इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हों, मतलब कि 3 बंदे उस कंपनी के मालिक हों, फरहा, मरियम एंड तहरीम, ठीक है, तीन लड़कियां हैं जो इस कंपनी की होल्डर्स हैं। तो इन दी रेशो, अब फ़रा की रेशो क्या है 1, मरियम की क्या है 2 और तहरीम की क्या है 3। इसी तरह आपने 1 by 1 इनको लिखना है, आगे पीछे नहीं करना। एंड दी अमाउंट ऑफ अ पेनल्टी, और जो गवर्नमेंट ने उन पे जो जुर्माना लगाया है वो कितना है 4,56,868.97। ये जुर्माना उन्होंने लगाया है इन तीनों पे टोटल। अब फाइंड करना है दी अमाउंट ऑफ द पेनल्टी पेड बाय द ईच। अब जो उन्होंने जो अमाउंट उन पे जुर्माना की है, अब हमने बताना है कि क्योंकि उसके 3 मालिक हैं तो तीनों मालिक पे जब हम लॉस होता है वो भी तीनों मालिक पे ही जाएगा। तो जो हमें उन्होंने लगाया पेनल्टी ने उन पे जुर्माना लगाया, उसको हम पहले बताएंगे कि
फ़रहा ने उस फ़रहा कितना जो है उसको देगी, मरियम उसको कितना देगी और तहरीम उसको कितना देगी। तो शेयर होल्डर्स पे उन्होंने बताया कि ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स पे कितना जुर्माना आता है। तो ये टोटल है और इसको जो है हमने अब जो है ना इन तीनों के ऊपर जो है वो किस तरह डिवाइड करना है, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट ये चीज़ बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी जो टोटल पेनल्टी अमाउंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं टोटल पेनल्टी अमाउंट लिख दूंगी, वो रुपीस में उन्होंने दी है, ठीक है। 4,56,868, ठीक है। और साथ आप पॉइंट्स भी लिख लें 97। ये आगे दूसरे नंबर पे अब कितने हैं इसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, ठीक है। वो उन्होंने जो हमें बताया है कि 3 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो है उनका उन्होंने बताया है हमें मरियम तहरीम इन्वेस्टिंग की उन्होंने कितनी की है। मरियम ने जो की है फ़रहा ने जो इन्वेस्टिंग की है वो 1 की है, मरियम ने जो की है वो 2 की है और तहरीम ने 3 की है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर ऑफ रेशो ऑफ शेयर लिख लेते हैं हम। वो कितने हैं जी हमारे पास 1, 2 एंड 3। अब इनको हमने क्या करना है, अब हमने अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए जो 1, 2, 3 है, इन वैल्यू का हमें सम लेना पड़ेगा। मतलब कि हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जो हमारे पास आएगा, मतलब कि अगर ऐड करें तो 3 और ये हम ऐड करें तो 6 आता है, ठीक है। हमने क्या किया है, सम किया है 1 + 2 + 3 = 6। ये जो 6 हमने निकाला है इसको हम आगे वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे। अब सिंपल जो फ़रहा है हम सबसे पहले उसको ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, फ़रहा को कहा गया हमें, तो हम सबसे पहले फ़रहा को ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ़रहा को यहाँ पे ले लिया है। इसकी अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्या आया है, फ़रहा ने कितना खर्च इन्वेस्ट किया था, फ़रहा ने 1 इन्वेस्ट किया था, तो इसका 1 ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है जो टोटल पेनल्टी ने उन पर जुर्माना लगाया उसके साथ, ठीक है। 1 को हमने उसके साथ अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट्स मीन के 456,868.97 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड हमने ये जो 6 अमाउंट हमें दी हुई है जो हमने इनको ऐड करके निकाली वो हमने उस पर डिवाइड कर देना है। अब इसको हम कैलकुलेट से भी कर लेते हैं। यहाँ पे 4, 5, 6, 8 के बाद है जी हमारे पास 6, 8, ठीक है। अब जो है हमने इसको किसके पर डिवाइड करना है, यहाँ पे हमने इसको 6 पे डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, फ़रहा की अमाउंट आ रही है मेरे पास। तो इसकी जो अमाउंट हमारे पास आई है वो है कितनी, 70,000, 76,000, ठीक है। उससे हम साथ इसकी जो आगे अमाउंट पॉइंट्स के बाद जो आया है वो आप बेशक ना लिखो, बस आप इतना ही इसको लिख लो। ये जो है जस्ट अभी तक हमारे पास फ़रहा के ऊपर जो जुर्माना लगेगा रुपीस में, ठीक है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं कि फ़रहा के ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो टोटल अमाउंट में से देगी कुछ इतना, ठीक है। अब इसके बाद जो है पॉइंट्स में आएगा वो भी आप लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास मरियम। तो मरियम के कितने थे, 2। उसके जो इन्वेस्टिंग मरियम ने की थी वो कितनी थी, 2 थी। तो अब हम मरियम को ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह जिस तरह हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया है इसी तरह हम यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 45, 6.97 से किसको करवाएंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो इसको भी करवा लेते हैं हम यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे हमने करवाना 8 पॉइंट लगा के इसका हम साथ पे ये भी कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइड किस पे करना है, आपने 6 पे करना है। तो आपके पास जो है इसकी जो अमाउंट है, तो आपके पास इसकी कुछ इस तरह की अमाउंट जो है वो 15, 2 वगैरह इस तरह की अमाउंट आ जाएगी जो मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो इस मीन के मरियम पे जो जुर्माना लगेगा वो आ जाएगा हमारे पास
2, 8, 9 वगैरह। ये आ गया मरियम का। अब इसी तरह हमने बिल्कुल एज इट इज़ जो है ना हमने निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन दिया है वो है तहरीम का, ठीक है। अब तहरीम ने ज़ाहिर सी बात है उसकी जो इन्वेस्टिंग थी वो 3% थी, मतलब कि तहरीम ने उन दोनों से ज़्यादा किया था, तो ओबियसली उस पर जो जुर्माना लगेगा वो भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, बिकॉज जितना उनको जो है ना उसको मिलता है उस तरह उनका जो है ना नुकसान वगैरह भी वो भी बराबर होता है। अब इसी तरह हम इसके साथ कर लेंगे 3 × 45, 68 एंड 68 और पॉइंट्स भी लगा लेते हैं। और इसको हम डिवाइड किसके साथ अमाउंट साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो भी आ जाएगी। सो इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट आई है हमारे पास वो कुछ ये है। कितने हैं तहरीम पे, एज 4 वगैरह वगैरह, आगे भी आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। 8429 पॉइंट कुछ इस तरह आपके पास जो है ना इसकी आगे अमाउंट आ जाएगी। सो ये आ जाएगा तहरीम का आंसर, ये आ गया हमारे पास फ़रा का आंसर, और ये आ गया मरियम का आंसर, और ये आ गया हमारे पास फ़रा का आंसर। तो इस तरह जो है हमारे ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो एंड होते हैं। हम जाके अपने क्वेश्चन नंबर 10 का एंड पे आंसर चेक कर लेते हैं। सो मैंने इसका जो आंसर पेज है वो निकाल लिया। सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ़रहा का। तो फ़रहा का हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है 76,144। इसी तरह हमारा भी 76,144, मतलब कि आपके पास जो है ना स्टार्ट में जो आता है 76 आए या 152 आए, वो आपके पास जो है ना वो एग्जैक्ट आना चाहिए, सही है। आगे पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अमाउंट आपके पास लाजमी एग्जैक्ट आनी चाहिए। और आगे भी अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आगे भी एग्जैक्ट ही आएगी। इस तरह आगे नेक्स्ट जो है मरियम का 152, इसी तरह हमारा भी 152 पॉइंट्स के आगे कुछ आ जाता है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट निकालें तहरीम का तो 228 वगैरह, 2284 कुछ इस तरह का हमारा मरियम का भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपकी इस एक्सरसाइज की 1.3 के तमाम क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे एंड होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और तमाम वीडियोज़ वगैरह की आप जो है ना लेक्चर्स की प्रैक्टिस करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब लाजमी दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।